वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 11 हिंदी साहित्य का पेपर है, ये आपका 2 दिसंबर को होने वाला है। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही जितने भी प्रश्न इस पेपर के अंदर पूछे गए हैं आपको डिटेल में सभी का आंसर मिलेगा। तो इस पेपर के अंदर जो प्रश्न पूछे गए हैं वो 24 है। साथ ही यहाँ पर पेजेस की बात करें तो 4 पेज होने वाले हैं। समय आपका 3 घंटे और 15 मिनट का रहने वाला है। साथ ही इसका जो पूर्णांक होगा वो आपके 70 नंबर का होने वाला है। चलो एक एक करके सभी सवालों को देख लेते हैं, सभी का आपको बच्चों डिटेल में आंसर करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है वो हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर 1117 इसका कोड रहने वाला है। तो यहाँ पर बात करें तो पहला जो सवाल है यहाँ पर हमें बोला है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले बोला है परहित का अर्थ है दूसरों की भलाई, इसी को परोपकार भी कहते हैं। दोनों का भाव एक है। यदि एक से दूसरे हित की भावना हो तो दूसरे में भले करने की भावना छिपी हुई है। अपने हित की चिंता न कर दूसरों का हित उपकार करना ही सच्चे अर्थ में परोपकार है। धर्म का अर्थ पुण्य, कर्तव्य, सत्कर्म और सदाचार। यहाँ धर्म का अर्थ मजहब या मत नहीं। यदि मजहब अर्थ यह हो या मजहब के प्रति द्वेष या बुरा करने का भाव नहीं है बल्कि भलाई करने का भाव है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। धर्म की स्वयं दिए और दूसरों को भी जीने दे, यानी स्वयं जिए और दूसरों को भी जीने दे। तो बच्चों ये हमारा एक पद्यांश था, गद्यांश। अब सवाल है पहला, परोपकार किसे कहा गया है? तो बच्चों परोपकार किसे कहा है? तो गद्यांश के अनुसार परोपकार दूसरों की भलाई हित करने को कहा गया है, जिसमें अपने हित की चिंता न करके दूसरों का उपकार करना। दूसरा है धर्म का अर्थ क्या है? तो धर्म का अर्थ है पुण्य, कर्तव्य, सत्कर्म और सदाचार, न कि मजहब या उसका मत को बताया गया है। अगला है गद्यांश का मूल भाव क्या है, यानी इस गद्यांश का मूल भाव क्या है? तो इस गद्यांश का मूल भाव यह है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इसका कर्तव्य है कि वह स्वयं जीने के साथ साथ दूसरों की भी भलाई और हित के लिए काम करे, जिसे परोपकार या धर्म कहा जाता है। अगला है गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए, यानी इस गद्यांश के शीर्षक की बात करें तो परिहित या परोपकार हो गया। दूसरा हमें एक पद्यांश दे रखा है जिसको हमें पढ़ना है और इसके बेस पे आंसर करने हैं। ये धरती है उस किसान की जो बेलों के कंधों पर बरसात घाम में जुआ भाग्य का रख देता है। खून चाटती हुई वायु में पेनी कुर्सी खेत के भीतर दूर कलेजे तक ले जाकर जोत डालता है। मिट्टी को पास डालकर और बीज बो देता है। नए वर्ष में नए फसल के ढेर अन्न का लग जाता है। यह धरती उस किसान की नाव राव की नहीं, रंग की नहीं, तेरा तलवार दाम की नहीं, किसी की नहीं, किसी की धरती है केवल किसान की। तो बच्चों यहाँ पर हमें किसान के बारे में एक पद्यांश दिया गया था, जिसके बेस पे हमें जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं इनका हमें आंसर करना है। तो पहला है प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो बच्चों यहाँ पर होगा धरती का स्वामी किसान, या किसान की महता या किसान की धरती। कवि ने धरती का असली स्वामी किसे कहा है? तो कवि ने धरती का असली स्वामी उस किसान को कहा है जो अपने परिश्रम से मिट्टी को जोतता है। नए वर्ष में किसान के लिए किसकी प्राप्ति होती है? तो नए वर्ष में किसान के लिए नई फसल और ढेर अन्न की प्राप्ति होती है। प्रस्तुत वाक्यांश के लिए वाक्य का गुण है, तो बच्चों यहाँ पर होगा ओज गुण, जो वीरता और श्रम की भावनाओं को व्यक्त करता है। या अगला है बच्चों रचनात्मक एवं व्यवहारिक लेखन है। जनसंचार के विभिन्न माध्यम कौन कौन से हैं? नाम लिखिए, यानी सूचनाओं को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने वाले समाचार पत्र कौन कौन से हैं? समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन, फिल्में और इंटरनेट। अगले क्वेश्चंस की बात करें यहाँ तो समाचार के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं वो हमें देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो कौन कौन से हो गए बच्चों, क्या, कब, कौन कौन से, कहाँ, क्यों और कैसे, ये सब क्या हो जाएंगे? समाचार के हो जाएंगे। निम्न में से किसी एक विषय पर आपको 300 शब्दों में निबंध लिखना था। पहला है इंटरनेट और लाभ उसकी हानियां, कंप्यूटर शिक्षा, आधुनिक समय की आवश्यकता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्लास्टिक थैली पर्यावरण की दुश्मन। तो किसी एक पे आपको निबंध लिखना था। अगले सवाल की बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बच्चों 5वें के अंदर आपको ये करना था। छठे की बात करें जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक सिरोही की ओर से सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जनापुर में बोर्ड परीक्षा केंद्र की स्वीकृति प्रदान करने हेतु आपको पत्र लिखना है। अथवा का है यहाँ पर स्वयं को जयपुर निवासी हितांशु मानते हुए बायोडेटा लिखने हैं। अगले की बात करें यहाँ पर बच्चों तो अगला सवाल हमारा है कि दोनों में से कोई एक करना है। तो हम देख लेते हैं एक बार कैसे बायोडेटा लिखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको प्रेषक का नाम लिखना है कि जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक सिरोही राजस्थान, प्राप्तकर्ता जो भी है यहाँ पर कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान,
उसके बाद दिनांक आ जाएगी वर्तमान दिनांक, विषय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जनापुर में बोर्ड परीक्षा की स्वीकृति हेतु उपयुक्त विषय के संदर्भ में आपको अवगत कराया जाता है कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जनापुर बोर्ड परीक्षा केंद्र बनाए जाने हेतु आवश्यक मापदंड पूरे करे हैं। विद्यालय में पर्याप्त संख्या में फर्नीचर, कमरे और आवश्यक स्टाफ है। अतः आपसे निवेदन है कि जनित विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जनापुर को आगामी बोर्ड परीक्षाओं हेतु परीक्षा केंद्र के रूप में स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें। और यहाँ पर बच्चों जो भी नाम है वो आपको लिखना है, जिला शिक्षा अधिकारी सिरोही। और की बात करें तो यहाँ पर बायोडेटा है, तो क्या क्या लिखोगे आप बच्चों? नेम लिख दोगे, पिता का नाम क्या है, माता का नाम, जन्म तिथि, राष्ट्रीयता, पता, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता की बात करें यहाँ पर तो इसमें आ जाएगा आपको जो भी चीजें दे रखी वो आपको यहाँ पर लिखनी है। कार्य अनुभव अगर हो तो लिखना है, और अगर आपके पास कोई और चीज का अनुभव है तो वो भी आपको यहाँ पर लिखना है। मैं घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे अनुसार सत्य और सही है। तो यहाँ पर दिनांक लिखनी, स्थान और आपके हस्ताक्षर आ जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 की, तो आपके विद्यालय में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया है। इस आवेदन के लिए एक आपको प्रतिवेदन तैयार करना है। तो चलो बच्चों देख लेते हैं क्या होगा प्रतिवेदन, इसका किस प्रकार से लिखना है आपको। तो बच्चों वार्षिक उत्सव के लिए कि विद्यालय में वार्षिक उत्सव का प्रतिवेदन, स्थान और दिनांक आ जाएगी जो भी आपकी दिनांक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारे केंद्रीय विद्यालय जयपुर में 25 नवंबर 2025 को बड़े उत्साह के साथ वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। इस वर्ष का विषय समग्र शिक्षा था। कार्य का शुभारंभ मुख्य अतिथि मानवीय शिक्षा मंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा प्रज्वलन से हुआ। प्रधानाचार्य ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें विद्यालय की वर्ष भर की उपलब्धियों को दर्शाया। छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य, नाटक और संगीत प्रस्तुत किए। इनके दर्शकों को खूब सराहा। मुख्य अतिथि ने अपने प्रेरणादायक भाषण में छात्रों को उपलब्धियों को सराहना की और शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। अंत में मेधावी छात्रों को शैक्षणिक और पाठ्येतर उपलब्धियों को सम्मानित किया गया और कार्यक्रम का समापन किया गया। अगले क्वेश्चन की बात करें कि केंद्रीय विद्यालय जयपुर की ओर से वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए आपको एक फ्रेश विज्ञप्ति लिखनी है। तो बच्चों यहाँ पर किस प्रकार से लिखेंगे हम, तो देखो सबसे पहले वृक्षारोपण का कार्यक्रम जयपुर 28 नवंबर 2025 केंद्रीय विद्यालय जयपुर ने 27 नवंबर 2025 को एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एक व्यापक वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना, परिसर में हरा भरा बनाना था। विद्यालय के प्रधानाचार्य, स्टाफ सदस्यों और छात्रों ने उत्साहपूर्वक कार्यक्रम में भाग लिया। विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए गए जिसमें सुनिश्चित किया गया कि बाद में अधिकाधिक वृक्ष जीवित रहें। इस कार्यक्रम परिवर्तन प्रभावों को कम करने के लिए स्वस्थ वातावरण बनाने की शिक्षा के बारे में विद्यालय की प्रतिबद्धता को बताया। संपर्क यहाँ पर जो भी आपका विद्यालय उसका नाम आ जाएगा। अगले सवाल की बात करें यहाँ पर तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 9 से लगाकर 12 तक के प्रश्न है वो हमारे यहाँ पर ग्रामर वाले हैं, यानी यहाँ पर आपको ग्रामर बतानी है। पहली बात करें संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है बच्चों हमारे पास 33 होती है। हिंदी आचार्य ने रसों की संख्या कितनी बताई है, तो बच्चों 9 रस बताए हैं। साहित्य की लय, सुर, तुल, यति, गति, बुद्ध, रचती कहलाती है, तो बच्चों उसको कहा जाता है छंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? उसको छंद कहा जाता है। गण कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताने हैं। तो गण टोटल 8 प्रकार के होते हैं। मात्रिक छंद किसे कहा जाता है, तो चलो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो मात्रिक छंद का मतलब हो गया जिस छंद में मात्राओं की संख्या क्रम गणना के आधार पर रचना होती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। उदाहरण के लिए दोहा, सोरठा और चौपाई। अगला क्वेश्चन है बच्चों वार्णिक छंद। जिस छंद में वर्णों की संख्या क्रम और गणना के आधार पर रचना होती है उसे वर्णिक छंद कहते हैं, जैसे इंद्र, वज्रा और सवैया। तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों? आपके आंसर हो जाएंगे। अगले सवाल की बात करें यहाँ पर तो जो आपको अगला सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11, अलंकार की परिभाषा और उसके भेद बताने हैं कि अलंकार किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पर देखो अलंकार की परिभाषा, जिन गुणों, धर्मों या तत्वों के द्वारा कविता की शोभा बढ़ाई जाती है उसे अलंकार कहा जाता है। अलंकार के भेद, शब्द अलंकार जहाँ शब्दों के विशेष प्रयोग से काव्य में सुंदरता या चमत्कार उत्पन्न होता है शब्द अलंकार कहलाता है। अर्थ अलंकार जहाँ अर्थ के माध्यम से काव्य में सुंदरता या चमत्कार उत्पन्न होता है अर्थ अलंकार कहलाता है। उभयालंकार जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के ही कारण चमत्कार होता है उसे उभयता अलंकार कहा जाता है। अगले सवाल की बात करें यहाँ पर
यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित देनी है। तो यमक अलंकार, जब किसी वाक्य पंक्ति में एक ही शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग हो तो हर बार अर्थ अलग अलग हो तो वह यमक अलंकार कहलाता है। यानी एक ही शब्द बार बार आए, हर बार उसका अर्थ हो वो अलग अलग हो तो यमक अलंकार कहलाता है। कनक कनक तो 100 गुनी मादकता अधिकाय, वाह खाए बोराए नर, वाह खाए बोराए। वहां कनक शब्द में 2 बार आया है, तो पहले कनक का अर्थ है सोना और दूसरे का अर्थ है यहाँ पर धतूरा। तो यहाँ पर देखो एक ही शब्द 2 बार आया है, लेकिन दोनों ही बार जो इसका अर्थ है वो भिन्न भिन्न है। अगले सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। खेलने में को काको घुसेयो, हरी हारे जीते सिदामा, बरसत की का कतक करियो, जाति पाती हमते बड़ी नाद, नाही बस तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत याते जाते अधिक तुम्हारे गैया। तो चलो पहले इसकी देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रसंग, श्री कृष्ण और उनके सखा खेल रहे हैं, श्री कृष्ण हार जाते हैं और उनके सखा श्री दामा जी जाते हैं। तो सीदामा कृष्ण को चिढ़ाते हैं, जिस पर कृष्ण रूठ जाते हैं और इस सीदामा उनसे कहते हैं कि खेल में कोई किसी का स्वामी नहीं होता। व्याख्या की बात करें, सीदामा तर्क देते हैं कि हम तुमसे जाति पाति में बड़े नहीं हैं और न ही तुम हमारी छाया में बसते हो। तुम अपनी गायों की संख्या अधिक होने के कारण ही हम पर अधिकार जताते हो। ये हार जीत खेल का हिस्सा है, इससे गुस्सा नहीं करते। दूसरा है यहाँ पर, सिमटा पंख सांझ की लाली, ताम्र पण पीपल से सतमुख, ज्योति स्तंभ सा 10 सरिता से, व्रत जीता विरथल केचवा सा। तो यहाँ पर बात करें तो इसके अंदर बोला गया है, ये श्रीकांत त्रिपाठी निराला की संध्या सुंदरी कविता से लिया गया है। इसमें कवि कहते हैं कि संध्याकालीन प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन है, जहां दिल ढल रहा है और रात आ रही है। व्याख्या है, कवि कहता है कि शाम की लालिमा सिमट रही है, तांबे के रंग के पीतल के पत्तों के समूह से डूबता हुआ सूरज एक विशाल प्रकाश स्तंभ जैसा लग रहा है, जो अंत में एक बहुत बड़ी केचुली की तरह सागर या आकाश में समाहित हो रहा है। अगली बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो यहाँ पर एक हमें गद्यांश दिया गया है जिसकी व्याख्या करनी है। मोहन सिद्धेश्वरी का मझला लड़का था, उसकी उम्र 18 वर्ष थी। वह इस साल स्कूल का प्राइवेट इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा था। वह न मालूम घर से गायब हो गया। सिद्धेश्वरी को स्वयं पता नहीं था कि वह कहाँ गया, किंतु सच बोलने की उसकी तबीयत नहीं थी। उसने झूठ मूठ किसी लड़के के यहाँ पढ़ने गया आता ही होगा। तो यहाँ पर बच्चों इसकी पहले व्याख्या पढ़ लेते हैं। तो ये प्रसंग है बच्चों अमरकांत जी का है, दोपहर का भोजन से लिया गया है। इस अंश में कहानी का मुख्य पात्र सिद्धेश्वरी ने मंझले बेटे सोहन की पारिवारिक स्थिति का मार्मिक वर्णन है, जो गरीबी के कारण शिक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है। व्याख्या, मोहन सिद्धेश्वरी का 18 वर्ष मंझला बेटा जो प्राइवेट परीक्षा की तैयारी कर रहा था, वह काफी समय से घर से गायब था क्योंकि घर में खाने पीने की कमी थी। जब उसकी मां सिद्धेश्वरी से उसके बारे में पूछा जाता है तो वह छिपाकर झूठ बोलती है कि मोहन किसी दोस्त के घर पढ़ने गया है जो जल्दी ही आ जाएगा, ताकि घर की गरीबी और बच्चों की दुर्दशा किसी के सामने प्रकट ना हो। दूसरा है, और सबसे ज्यादा प्रसन्न हामिद, वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष ही हैजे की चपेट में आ गया था। मां न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई, किसी को पता न चला क्या बीमारी है, कहती तो कौन सुनने वाला था। दिन पर जो कुछ बताती थी दिल में ही सोती थी, जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गया। तो यहाँ पर बात करें तो देखो, सबसे पहले प्रसंग की बात करें तो उपत्यक्ष प्रेमचंद की कहानी ईदगाह से लिया गया है। इस अंश में कहानी के मुख्य पात्र एक अनाथ बालक हामिद का परिचय है। व्याख्या, कहानी का नायक हामिद केवल 4 साल पहले ही दुबला पतला लड़का था। मेले जाने से लेकर ज्यादा खुश था। उसकी माता पिता नहीं थे। उसकी दादी अमीना उसे बताती है कि उसके पिता पैसे कमाने बाहर गए और उसकी माँ उपहार लाने अल्लाह के पास गई। हामिद की माँ, जिसका जीवन दुखों से भरा था, चुपचाप अपने दिल में सब कुछ सहती रही और अंत में दुख न सह पाने के कारण संसार से विदा हो गई। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रेमचंद या हरिशंकर परसाई का साहित्यिक परिचय दीजिए। तो चलो बच्चों, दोनों में से किसी एक का देना है। तो सबसे पहले प्रेमचंद, मूल नाम है धनपत राय श्रीवास्तव। विद्याएं हैं मुख्य रूप से उपन्यास और कहानियां, भाषा सरल सजीव हिंदी एवं उर्दू के शब्द का प्रयोग। विषय, प्रेमचंद की रचनाएं प्रांतीय ग्रामीण जीवन, किसानों की दुर्दशा, सामाजिक क्रोध, जातिवाद, दहेज प्रथा, राष्ट्रीय आंदोलन और मानवीय मूल्यों पर केंद्रित है। प्रमुख रचना की बात करें तो गोदान, गबन, निर्मला कहानियां हैं, ईदगाह, पूस की रात और कफन कहानियां हैं, मानसरोवर नामक सत्याग्रह। अगला है बच्चों यहाँ पर हरिशंकर परसाई हिंदी साहित्य में व्यंग्य विद्या के प्रमुख हस्ताक्षर, भाषा चुटिली सरल एवं प्रहामयी,
विषय उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक विसंगतियां, भ्रष्टाचार, पाखंड का तीखा प्रहार किया। प्रमुख रचनाएं हैं दिन फेरे, हंसते हैं रोते, तट की खोज, तिरछी रेखाएं, कूद के पांव पीछे। तो बच्चों अगले सवाल की बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो प्रेम दोपहर का भोजन पाठ के लेखक का क्या नाम है? तो बच्चों दोपहर का जो पाठ है उसके लेखक है अमरकांत। अगला है हामिद के मेले में क्या खरीदा था? तो उसने बच्चों चिमटा खरीदा था। क्वेश्चन नंबर 17 में चिमटा आ जाएगा। टॉर्च बेचने वाला व्यंग्य में आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो बच्चों टॉर्च यहाँ पर बोला है कि यह व्यंग्य पाठ, पाखंड, अवसरवाद और धर्म के नाम पर फैले अंधविश्वास का करारा प्रहार करता है। इसमें निम्न शिक्षा मिलती है, धर्म या आध्यात्मिकता के नाम पर होने वाले आडंबरों से सावधान रहना चाहिए, वास्तविक जीवन के संघर्षों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए, मुखारपस्त होने की बातों में ध्यान नहीं करना चाहिए, दुकानदारी चलने के लिए भी भय और आस्था का सहारा लेना चाहिए। अगला है ईदगाह कहानी के मूल भाव बताइए। तो बच्चों यहाँ पर है मूल भाव त्याग, प्रेम और मानवता है। ये कहानी बताती है कि बचपन में भी समझदारी और त्याग की भावना हो सकती है। हामिद अपने दादी के लिए खिलौने के बदले चिमटा खरीदना है तथा भौतिक सुख सुविधाओं से बढ़कर मानवीय रिश्ते और दूसरों की खुशी को महत्वपूर्ण देता है। गूंगे कहानी को पढ़कर आपके मन में कौन से भाव प्रकट हो गए? तो बच्चों यहाँ पर होगा कहानी को पढ़कर करुणा, संवेदनशीलता, सामाजिक उपेक्षा भाव स्पष्ट होते हैं, क्योंकि कहानी के मूल बधिर गूंगे की एक दयनीय स्थिति को बताया गया है। समाज उसकी समस्याओं को समझता नहीं है और उसकी उपेक्षा करता है। पाठ हमें समाज से वंचित दिव्यांग लोगों के प्रति संवेदनशील और दयालु बनने के लिए प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, सूरदास का सबसे प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए बच्चों, सूरदास का प्रमुख ग्रंथ की बात करें तो सूर सागर है। देवा का पूरा नाम क्या है? देवदत्त द्विवेदी। कबीर की रचनाएं किस ग्रंथ से संकलित है? बीजक से। अरे इन दोए राह न पाई, कबीर का क्या आशय है? इन पंक्ति में कबीर का आशय कि हिंदू मुस्लिम दोनों ही अपने अपने धर्मों के कर्मांडों और आडंबरों में उलझ गए हैं, दोनों ने ही ईश्वर पर पहुंचने का सच्चा मार्ग प्राप्त नहीं किया है। सुमित्रा नंदन पंत की कहानी संध्या के बाद का काव्य परिचय दीजिए। तो इस कविता का सौंदर्य ग्रामीण संध्या का अत्यंत सजीव चित्रण है। इसमें मानवाधिकार अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस संध्या को एक सुंदरी के रूप में चित्रित किया गया है। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है और बिंब अत्यंत प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, अंतराल फर्स्ट से लिया गया है कि बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल पाठ के लेखक कौन है? तो बच्चों यहाँ पर बात करें तो वो है मकबूल फिदा हुसैन। आवारा मसीहा के रचयिता कौन है? विष्णु प्रभाकर। मकबूल फिदा हुसैन को कला के क्षेत्र में क्या प्रसिद्धि मिली? चित्रकला के क्षेत्र में प्रसिद्धि मिली, विशेषकर आधुनिक भारतीय कला के रूप में। अगला यहाँ पर मकबूल की पेंटिंग में शुरुआत कहाँ और कैसे वातावरण में हुई थी? तो बच्चों यहाँ पर मकबूल फिदा हुसैन की पेंटिंग की शुरुआत मुंबई में हुई थी। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत सिनेमा होस्टिंग पोस्टर के रूप में की थी। वातावरण बहुत ही सामान्य, व्यवसाय एवं कलात्मक था। वे जीवन रंगों और मुक्त हस्त चित्रों का उपयोग करते थे। प्रतिभा छुपाई नहीं छिपती कथन के आधार पर मकबूल फिदा हुसैन का व्यक्तिगत प्रकाश डालिए तो मकबूल फिदा हुसैन के जीवन पर पूरी तरह फिट बैठता है। चाहे उन्होंने सिनेमा के पोस्टर बनाए हो, एक साधारण कलाकार के रूप में काम किया हो, उनकी अद्वितीय शैली और कलात्मक दृष्टि हमेशा स्पष्ट थी। उनकी प्रतिभा छिपी हुई नहीं थी। उन्होंने भारतीय विषय को क्यूबस जैसी समकालीन यूरोपीय शैली में चित्रित किया, जल्दी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रख्याति प्राप्त की, जिससे ये सिद्ध होता है कि सच्ची प्रतिभा रचनात्मक किसी भी परिस्थिति में पहचाना जा सकता है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें।